नहीं है। ठीक है, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक। पटेल साहब, मैं सबको 90 सेकंड दे रहा हूं। यहाँ पे आर्गुमेंट होता है आपने इसको बोलने दिया, उसको नहीं बोलने दिया, इसलिए मैं सबको 90 सेकंड दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पॉइंटेड रहिए। पर मुझे पता है आजकल नेता लोग पत्रकारों के सवाल के जवाब देते ही नहीं, जो बोलना है बोल के वो निकल जाते हैं। अब मुझे यह बताइए राजीव रंजन जी, ये अधूरा नहीं है कि आपने आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक करी ही नहीं है। तो कौन पिछड़ा है, किसको जरूरत है, और कौन पिछड़े से अगला बन गया, इसकी गणना कैसे होगी? आपने नीतीश कुमार जी को बोलते हुए सुना है, उन्होंने ये कहा है कि गणना के साथ ही जो संकेतक तय किए गए थे उससे बिल्कुल साफ है कि जिनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी, उनका जीवन स्तर क्या है, वो सभी आंकड़े राज्य सरकार के पास हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो समतामूलक समाज के लिए महात्मा गांधी की कुर्बानी है, जो उनका बलिदान है, जो उनका उत्सर्ग है, आज कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता थी और इसलिए आज के दिन उन्होंने आंकड़े सार्वजनिक किए। कल बैठक है उन दलों के साथ जो इस पूरे मुहिम में राज्य सरकार के फैसले के साथ थे। आप देखेंगे ये सारे जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक होंगे। इसमें ढकने के लिए और छुपाने के लिए है क्या? नीतीश कुमार जी हैं, ये नरेंद्र मोदी थोड़े ही हैं कि वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली लोग जानते हैं। अगर उन्होंने ये कहा था कि हम इसे करेंगे, उन्होंने अपनी सीमाओं को पहचाना था, अपने संसाधन का उन्हें पता था और उन्हें पता था उन्हें क्या करना है। इसीलिए इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कहना चाहती है तो इनके साथ जब दूसरी जानकारियां साझा होंगी तो क्या प्रधानमंत्री से वो बयान वापस लेने के लिए कहेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग जातियों में बांटना चाहते हैं देश को? ये साहस है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कि इनके नेता कहते हैं कि हम तो समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये देश को जातियों में बांटने जा रहे हैं? तो हम नरेंद्र मोदी जी की बात सुने या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को सुने? ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात है और मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मैं पटेल साहब से जवाब ही ले लेता हूं। पटेल साहब, फिर प्रधानमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि भाई जाति के आधार पर बांट रहे हैं इंडिया वाले? आप तो बोल रहे अच्छा है। आप बताइए, राजीव रंजन जी की आपत्ति बिल्कुल सही है। वैसे नीतीश कुमार की कार्यशैली क्या है इसके बारे में राजीव जी बता चुके हैं। तेजस्वी जी हमारे, वो उनको पलटू चाचा बोलते हैं कि कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं, वो एक दीगर मसला है। लेकिन पटेल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप कि प्रधानमंत्री फिर कैसे बोल सकते हैं जब आप जाति बता रहे हैं? मैं मैं कर रहा हूं। दीपक जी, हमारा क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर करके चलते हैं। हम समाज के दबे कुचले, शोषित, कमजोर, अंतिम पायदान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका विकास, उनका उत्थान, उनको सर्वांगीण तरीके से हम कैसे मुख्य धारा में जोड़ सके, इस काम के लिए योजनाएं बनाने और बना करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। जरा बता दीजिए, जिनके साथ नीतीश कुमार आज जिस दल के साथ है, 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ था, क्या उन्होंने पंचायती राज में पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था? अगर जो है 2006 में हमारी एनडीए की 2005 में सरकार बिहार में बनती है और 2006 में पंचायती राज का चुनाव होता है, तो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण पंचायती राज में देने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है। और एनडीए की सरकार का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी का रहा है, बगैर भारतीय जनता पार्टी। आज जाति आधारित गणना हुआ है तो ये गणना में भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही यह संभव हो सका है कि हम विधानसभा में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराने का। पटेल साहब, दोहरी बात है, दोहरी बात है। हर जगह पटना में समर्थन और दिल्ली में विरोध, ये दोहरी बात है। लेकिन आज जिनके साथ हैं ये लोग, जिनके साथ है वो कभी नहीं चाहे कि कमजोर वर्ग के लोग जो ऐसे आगे आए। वो तो एक परिवार की कुंडली मार कर करके सत्ता पर काबू रखना चाहते हैं, इसलिए वो कभी अति पिछड़े और पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। ठीक है, गांधी जी के क्या विचार हैं वैसे जाति व्यवस्था पर और जाति जनगणना पर? ये 1 मई 1930 को उन्होंने यंग इंडिया में लिखा है। इस सवाल के साथ साधना भारती जी के पास जाऊंगा, लेकिन नवल जी बताइए, इन्होंने बता दिया 2001 में जो है जब आपने पंचायती राज के चुनाव कराए थे तो आपने पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया था, वो एनडीए ने दिया। पटेल साहब ये कह रहे हैं। अरे दीपक जी, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये तो सरकार गिरा दिए थे। कमंडल लेकर सांप्रदायिक यात्रा पे निकल गए थे। ये क्या बात करेंगे दलितों और पिछड़ों की? और अभी देखिए, तुरंत का इतिहास है, तुरंत का इतिहास सुन लीजिए।
अरे दीपक जी बस 10 सेकंड और आप मालूम है कि पूरा बहुत, 60 सेकंड लीजिए सर। सियासतदार पत्रकार हैं, सुन लीजिए पहले। देखिए आगे अभी हाल के इतिहास में देखिए, महिला आरक्षण बिल का जब जिक्र हुआ, पारित हुआ, एक बार भी इन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाएं जो 50% है उनको जगह दिया जाएगा कि नहीं। उन्होंने एससी एसटी को भी उसी में निपटा दिया जिसका पहले से आरक्षण का प्रावधान था। ये 412 पे कौन लोग रहेंगे, ये बताना चाहिए उनको। नंबर 2, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जब आरक्षण की बात होती है तो आधार तो 2 ही है ना, ऐतिहासिक रूप से वंचित, नहीं तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। ये ओबीसी का आरक्षण क्यों इन्होंने नहीं दिया महिला आरक्षण बिल में, ये बताएं उसी चीज को, इनको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जब ये कहते हैं कि हमने बिहार में साथ दिया, अरे तो पैसा क्यों नहीं दिलवाए केंद्र सरकार से, कम से कम पैसा तो दिलवा देते। और अगर चलिए पैसा भी नहीं दिलवाइए तो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल को क्यों खड़ा करा दिए कि भाई इनका कोई अधिकारी नहीं है। तमाम तरह का रुकावट एक संगठन के साथ साथ ये दोहरा चरित्र है। ये दोहरा चरित्र इनके पीछे वाले संगठन का भी है कि 2015 में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और 15-20 दिन पहले कहते हैं कि नहीं, आरक्षण तो तब तक चलेगा जब तक भेदभाव रहेगा, और ये 2000 साल से है भेदभाव। ये कैसा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन और ये नेताओं का, ये पूरा दिख गया है। मैं सीधे माधव आनंद जी के पास चलता हूं। माधव आनंद जी, आपको नहीं लगता आपकी जो बड़े भाई हैं यानी भारतीय जनता पार्टी, उनका दोहरा चरित्र है? साधना, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। दोहरा चरित्र, क्योंकि यहां तो वो समर्थन कर रहे हैं और आप जो है आप यहां तो समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली में कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। दीपक जी, बीजेपी का कोई दोहरा चाल चलन चरित्र कभी रहा ही नहीं है। जब स्टेट का मैटर आता है तो मैंने कहा ना कि जितने भी घटक दल थे, जितने भी राजनीतिक दल थे, सब लोगों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था। और जब प्रधानमंत्री जी से भी डेलीगेशन मिला था तो इसमें तमाम दलों के नेता भी मौजूद थे। लेकिन अभी नवल जी ने बड़ा अच्छा बात कहा कि गांधी जी की आज जयंती है और गांधी जी को याद करते हुए आज ये है जैसे रिपोर्ट जारी किया गया है। तो नवल जी को याद होगा कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि साधना और साध्य, 2 उन्होंने बात किया था। अगर आपके पास जो साधन है, साधन जो है अगर वो उचित नहीं हो तो आपका साध्य भी पूरा नहीं होता, ये गांधी जी ने कहा था। यानी साधन और साध्य की बात कर रहा हूं। अगर नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं और आरजेडी का चाल चलन चरित्र पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है। अभी महिला रिजर्वेशन पे ही इनके तमाम नेताओं के कैसे कैसे जैसे उन्होंने वक्तव्य आए हैं, इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महिला रिजर्वेशन पे क्या बोल के आए हैं इनको पता है। तो ये धार्मिक उन्माद, जातिगत उन्माद फैलाने के लिए लोग जाने जाते हैं। तो नीतीश जी की अगर मंशा भी सही होगी इतना बदल जाइएगा माधव भाई, के साथ मिलकर ये क्या मजबूरी है, कभी पूरा नहीं होगा। इतना बदलने के पीछे का राज क्या है? राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर आपका मंशा सही रहता तो आप आर्थिक गणना को भी पेश करते। अरे आप अपना चरित्र बताइए ना, आपके नेता का की सरकार है, प्रकार है कुछ आपके नेता का, अभी यहाँ कभी आकलन होना चाहिए। लेकिन आपका उद्देश्य वो नहीं है। आपका उद्देश्य तो नीतियां बनाने से नहीं है, आपका उद्देश्य जातिगत गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया, किस जाति की कितनी संख्या है। नवल जी, अरे आपके दल का क्या है? अब आपके राजनीतिक मंशा को हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैं 1 मई 1930, आपने कहा कि गांधी जी को याद किया आपने। देखिए, एक गांधी थे जिन्होंने आर्थिक असमानता खत्म